वो किसी की बात सुनते नहीं है जी। अब मैं थोड़ा रिस्क लेके ये भी कह सकता हूँ कि घमंडी माना जाता था उन्हें, लेकिन जो चिराग पासवान हाथ में कैथेड्रल लगा हुआ, मेडिकल बेड से लगता उठकर तबीयत खराब जिसकी हो, अपने से तो कहानी कहते हैं तो वो और भी इसमें उसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाते हैं, लेकिन जो हम देख पाए थे वो भी काफी ड्रामेटिक था। रास्ते में खड़े थे पशुपति पारस के, एक एब्सोल्यूट पावर जो रामविलास पासवान के बाद मिलने वाला था पशुपति पारस को, उनके जाने के बाद सब कुछ ही छीन लिया गया था। तो वहां से संघर्ष किया, लोगों के बीच गए, मोदी जी ने देखा, अमित शाह ने देखा, भाजपा को लगा कि भाई पारस साथ हमारे जरूर है, केंद्र में उनको मंत्री हमने बना रखा है, उनके पास सांसद है, लेकिन लगता नहीं है कि वो चल पाएंगे बिहार की, वो कर पाएंगे, वो मेहनत कर पाएंगे, वो चिराग पासवान वाली पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाएंगे, वो चिराग पासवान की तरह हमें जिता नहीं पाएंगे। और भाजपा ने बहुत सोच समझ के सर्वे कराकर ये साबित कर दिया, हम सभी उसके विटनेस है, हमने देखा कि प्रिंस पासवान किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं जीतेंगे, ये सर्वे में उनके आया। बिल्कुल निश्चित, देखिए ये सच बात है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए राजनीति में। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जाता है, बिल्कुल सब कुछ सामने सामने से देखा जाता है और याद किया जाता है। चिराग पासवान को गाली देकर आपने अपने ही खून को गाली दिया और पासवान समाज ये देखा, इसलिए आप हल्के हुए। चिराग पासवान जब धूल फाक रहे थे जमीन पर, आप मजा मार रहे थे केंद्रीय मंत्री का, बिहार आने की जहमत नहीं उठा रहे थे, कोर्ट का क्रीच नहीं टूट रहा था प्रिंस पासवान जी का, याद है ना विकास? बिल्कुल बिल्कुल पूरा मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि मैं चिराग पासवान के वकील की तरह पहुंचती हैं और ताला मारती हैं, तो उस स्थिति में उस महिला जो अकेले रहती है उसकी स्थिति क्या होगी? मैंने कई लोगों को सुना कि चिराग पासवान अपनी माता जी को वहां लेके क्यों नहीं आते हैं। मैंने एक बार सवाल उनसे पूछा भी था ये, तो उन्होंने तो ऑफ कैमरा, उन्हें पूरा कैमरा पे जवाब नहीं देंगे, ऑफ कैमरा उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं वहां जाऊंगी तो मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी, शहर बहुत हमको पसंद नहीं, काटने को दौड़ता है। वो इस बयान में बोले, मीडिया ने उनसे पूछा तबियत खराब होने के बाद भी कि आप चिराग बउआ कर रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे पटना? तो उन्होंने कहा कि मुझे को वहाँ का हवा पसंद नहीं है, मुझे गाँव में रहती हूँ, मुझे गाँव अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि उन्होंने नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल, जहां खबरों को विस्तार से हम आपको बताते हैं और हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर होते हैं, जो खबरों को पहले पूरी तरीके से जांच करते हैं, फिर पड़ताल करते हैं और उसके बाद आपको उस खबर को परोसी जाती है। तो आज जांच पड़ताल में बेहद अहम खबर, बड़ी मां जो है वो तो एक बहाना है, रामविलास पासवान पर निशाना है। 2021 की तरह फिर टूटेगी एलजेपी, पारस ने चिराग पासवान को लपेट लिया है। जी हाँ, इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे और हमारे साथ में हमारे संपादक है, सीधा हम उनके पास चलते हैं। सर, जांच पड़ताल में आज बेहद अहम खबर, ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि लगातार सुर्खियां में ये खबर चल रही है और इस खबर को तमाम लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। ये लोजपा ऑफिशियली टूटी नहीं थी जी, चूंकि टूटती या बंटवारा होता तो चिराग पासवान को भी एक हिस्सा मिलता जी। चाचा लेके चले गए सब कुछ। और चिराग पासवान का उस तस्वीर मुझे याद है जब वो दरवाजे पर खड़े थे और चाचा मैंने दरवाजा तक खोलने की जहमत नहीं उठाते हैं। तो जिस चिराग पासवान को हमने देखा था बिहार के राजनीति में उससे पूर्व, वो काफी अग्रेसिव थे, उनके बारे में एक परसेप्शन बना हुआ था कि वो किसी की बात सुनते नहीं है जी। अब मैं थोड़ा रिस्क लेके ये भी कह सकता हूँ कि घमंडी माना जाता था उन्हें, लेकिन जो चिराग पासवान हाथ में कैथेड्रल लगा हुआ, मेडिकल बेड से लगता उठकर तबीयत खराब जिसकी हो, अपने से तो कहानी कहते हैं तो वो और भी इसमें उसको थोड़ा सा और ड्रामेटिक बनाते हैं, लेकिन जो हम देख पाए थे वो भी काफी ड्रामेटिक था, वो किसी फिल्म के सीन की तरह था। उठते हैं हीरो, पिताजी की मृत्यु होती है और चाचा एकाएक मतलब सारी संपत्ति हड़प लेते हैं। इट वाज रेसिपी फॉर मैंने क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर ड्रामा मूवी। तो चिराग पासवान वहां खड़े और उस दौरान
100 भावनाएं, 100 मैंने इमोशंस उनके दिमाग में घूम रहे हो और सामने वाला दरवाजा नहीं खोल रहा है। चिराग पासवान ने ना तो संपत्ति हड़प ली थी, ना किसी के साथ अन्याय उस तरीके का लेवल का किया होगा। जो आरोप भी लगाए गए पशुपति पारस के द्वारा वो बड़ा साधारण सा आरोप है। उतना तो फौजदारी हमारे गांव देहात में उससे बड़ी चलती है। माथा फोड़ा फुड़बल होता है, फिर एकजुट होकर एक बियाह में लोग बाजा डीजे पे डांस करता है। बिल्कुल। तो आखिर मामला क्या था? देखिए, मामला ये था कि चिराग पासवान रास्ते में खड़े थे पशुपति पारस के। एक एब्सोल्यूट पावर जो रामविलास पासवान के बाद मिलने वाला था पशुपति पारस को, उनके जाने के बाद, वो उन्हें ना मिलकर सीधे उनके भाई के पास, हाँ, उनके चचेरे, उनके भतीजे के पास जा रहा था, चिराग पासवान के पास। और शायद उन्हें ये एक्सेप्टेबल नहीं था। देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन, यही हो सकता है एक रास्ता। और उसके बाद उन्होंने सांसद तोड़े, पार्टी तोड़ी और सब कुछ लेकर चले गए। वहां से शुरू हुआ चिराग पासवान का वास्तविक राजनीतिक सफर। अपने पिता की परछाई, हाथ छूटा, दोनों छूटा, पार्टी टूटा, घर टूटा, सब कुछ हुआ। लेकिन बंटवारा तो कभी हुआ नहीं था ना। नहीं, बंटवारा तो कभी नहीं हुआ था। सब कुछ टूटा था, बिखरा था। ना संपत्ति का बंटवारा था, ना राजनीति का बंटवारा हुआ था। और भाजपा या कोई और पार्टी या मोदी जी, अमित शाह या नीतीश कुमार या कोई भी इस बंटवारे को क्यों कराएगा? ये राजनीतिक बंटवारा नहीं था, एक पारिवारिक बंटवारा था। ये पंचायती जब होगा तो साबरनी में ही होगा। बिल्कुल। और रामविलास पासवान के गांव के लोग ही बंटवारा इसका करेंगे। बिल्कुल। रही बात राजनीतिक बंटवारे की, तो राजनीतिक बंटवारे के लिए जगह छोड़ी नहीं गई थी। चिराग पासवान से सब कुछ ही छीन लिया गया था। तो वहां से संघर्ष किया, लोगों के बीच गए, मोदी जी ने देखा, अमित शाह ने देखा, भाजपा को लगा कि भाई पारस साथ हमारे जरूर है, केंद्र में उनको मंत्री हमने बना रखा है, उनके पास सांसद है, लेकिन लगता नहीं है कि वो चल पाएंगे बिहार की, वो कर पाएंगे, वो मेहनत कर पाएंगे, वो चिराग पासवान वाली पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाएंगे, वो चिराग पासवान की तरह हमें जिता नहीं पाएंगे। और भाजपा ने बहुत सोच समझ के सर्वे कराकर ये साबित कर दिया, हम सभी उसके विटनेस है, हमने देखा कि प्रिंस पासवान किसी भी स्थिति में चुनाव नहीं जीतेंगे, ये सर्वे में उनके आया। मैंने भाजपा के टॉप टियर नेताओं से बात की है और उन्होंने कहा कि प्रिंस पासवान का तो पत्ता कट गया। रही बात पारस की, तो पारस वाले में चिराग पासवान ने बहुत स्मार्टली पेच फंसा दिया कि ये मेरे पिता की सीट है, तो रिजर्व तो हम ना करते हैं। बिल्कुल, इस सीट के बाद ही हम कोई भी नेगोशिएशन बीजेपी के साथ करेंगे। तो बीजेपी के लिए पेज फंस गया कि अब इनकी टिकट काट के इनको देनी है। भाजपा क्या ऑफर की पशुपति पारस को, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। उन्हें राज्यपाल बना रही थी या प्रिंस को एमएलसी बना रही थी, ये सब हवाई बातें हैं। बनाना होता बना दिया होता। मुझे तो ये भी पता है कि कुछ नेताओं ने बधाई देना शुरू कर दिया था पशुपति पारस को, क्या आप वहां के एमएलसी बनने वाले हैं, आप वहां के राज्यपाल बनने वाले हैं, प्रिंस पासवान नहीं बनना चाहते हैं एमएलसी, वेस्ट बंगाल का नाम भी लिया, बिहार में मंत्री बनेंगे, कुछ नहीं था। भाजपा के लिए आरसीपी सिंह जैसे खत्म हो गए थे, अनयूजफुल हो गए थे, पारस भी इसी तरह से अनयूजफुल हो गए, खत्म हो गए। जब दलित नेता चिराग पासवान है, दलित चिराग पासवान को देखते हैं, उनको वोट करते हैं, तो पारस को क्यों ढोएगी भाजपा? और जहां जाते भी हैं वहां लोग चिराग पासवान का नाम लेते हैं। 1.5 साल तक पारस, हाँ बिल्कुल, 1.5 साल तक पशुपति पारस को ये दिखा नहीं कि चिराग पासवान उनसे आगे निकल चुके हैं। जी, वो मंत्री हैं, उनके पास सांसद है, उनके पास पावर है, सब कुछ है, फिर भी चिराग उनसे ज्यादा पावरफुल है। लोगों के बीच में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। प्रिंस पासवान को तक नहीं दिखा। आज 1.5 साल बाद जब आंख खुली, चिड़िया चुग गई खेत, सब अब गाली देने से चिराग पासवान को, किसी पियक्कड़ प्रवक्ता से गाली दिलवाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजनीति तक ही अच्छी लगती है। चिराग पासवान भी चाहते हैं तो पशुपति पारस को जितना हिंदी डिक्शनरी में है जी गाली है सब दे सकते थे, सब दे सकते, बिल्कुल कोई गाली छूटता नहीं जी। वो चाहते तो अपने प्रवक्ता से गाली दिलवा सकते थे जी, लेकिन किसी ने भी गाली नहीं दिया। जो बातें हुई वो केवल राजनीतिक तकाजे तक ही आकर रुक गए। नाली का कीड़ा किसने किसको कहा था? पशुपति पारस ने हाजीपुर से चिराग पासवान के लिए बातें कही जी। गंदा खून किसका कहा गया था?
चिराग पासवान का पशुपति डीएनए पारस, पर सवाल किसके खड़ा किए गए थे? चिराग पासवान के। चिराग पासवान ने डीएनए पर सवाल खड़ा किया क्या पशुपति पारस के? नहीं। गंदी नाली का कीड़ा कहा। और यहाँ तक कि पशुपति पारस ने ये भी कहा चिराग पासवान के लिए उसी हाजीपुर से कि गीदड़ की मौत जब आती है तो वो सड़क की ओर भागता है, और वो चिराग पासवान है। और जब मैंने पूछा था पशुपति पारस से कि मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा था जी, मैं तो देख पाता हूँ, मैंने ये जो चश्मा पहना है ना, ये जादुई चश्मा है जी, इसमें दिख जाता है सब कुछ। पशुपति पारस को नहीं दिखा। मैंने उनसे पूछा था उसी लोजपा कार्यालय में जहाँ चिराग पासवान बैठते हैं, और चिराग पासवान जी के साथ एक कॉफी हम भी पी लेते हैं कभी। जी जी, उसी कार्यालय में जब मैंने पूछा था उनसे कि भाजपा लगता है आपको सीटें देगी नहीं तो क्या कीजिएगा, तो नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कुछ भी हो जाए एनडीए नहीं छोड़ेंगे। आज कहाँ है पशुपति पारस जी, विकास जी? पशुपति पारस तो कह रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा ना नहीं है ना, वो नहीं है। बीच में घिच घिच वो कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो तो साइड है, वो तो है ही नहीं। कोई नाम कहने का तो मतलब- सुनना पसंद नहीं कर रहा है। देखिए, एक होता है कि आदमी बैकुंठ चल जाता है, जी, जैसे रामविलास पासवान जी चले गए, हाँ। एक और उनके जो दूसरे भाई थे वो चले गए। बिल्कुल। एक होता है व्यक्ति जीवित होता है, मतलब उसको डॉक्टर बचा लेता है। एक होता है बीच में फंस जाता है, भूत बन जाता है। पशुपति पारस को चिराग पासवान ने भूत बना दिया है। मतलब न भविष्य रहे न वर्तमान रहे, वो भूत बन के रह गए और राजनीतिक भूत हो गए हैं। कब कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कभी किसी के इफ्तार में दिख जाएंगे, कभी किसी के होली मिलन में दिख जाएंगे, कभी भाजपा के कोई नेता पहुंच जाएगा तो फिर से चौंकने लगेंगे, कभी लालू जी के पास जाएंगे संजीवनी बूटी लेने के लिए। अरे लालू जी के पास अपने परिवार के लिए संजीवनी बचाए, आपको कहां से अमृत पिलाते हैं? बिल्कुल। घड़ा में एको बूंद कहीं हो तब तो आपको थोड़ा सा चटा दे। अब पहले वो अपने को चटाएंगे कि आपको चटाएंगे? बिल्कुल निश्चित। देखिए, ये सच बात है, अपमानजनक भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करना चाहिए राजनीति में। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड जाता है, बिल्कुल सब कुछ सामने सामने से देखा जाता है और याद किया जाता है। चिराग पासवान को गाली देकर आपने अपने ही खून को गाली दिया और पासवान समाज ये देखा, इसलिए आप हल्के हुए। चिराग पासवान जब धूल फाक रहे थे जमीन पर, आप मजा मार रहे थे केंद्रीय मंत्री का। जी, बिहार आने की जहमत नहीं उठा रहे थे, कोर्ट का क्रीच नहीं टूट रहा था प्रिंस पासवान जी का। याद है ना विकास? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि मैं चिराग पासवान के वकील की तरह बोल रहा हूँ। सच कड़वा ही होता है। बिल्कुल। और आपके पक्ष से बोलने वाले पत्रकार जो ज्ञान देते हैं, अब की धुआं कबार देंगे, ये सीटें मिल जाएंगी, वो हो जाएंगी, घंटा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और कुछ डिजर्व भी नहीं करते थे जी। ऐसा क्या किया इन्होंने? ऐसी कौन सी वोट बैंक को बढ़ा रहे थे एनडीए का? चिराग पासवान जब जब एनडीए में कोई पेच फंसा रहे थे, चाहे लेटरल एंट्री हो, वक्फ बोर्ड हो, तब तब पशुपति पारस के पास भाजपा को नेता चला जाता था हाशु भैया और उनको जिंदा कर देता था कि चिराग पासवान के खिलाफ इनको थोड़ा सा हथियार यूज करेंगे। दबाव बनाया। मैंने कहा भी था कि ट्रॉफी की तरह झाड़ पोछ के इनको ऊपर रख दिया जाएगा, जब अवसर पड़े फिर निकाल के रख दिया जाएगा वापस कि देखिए चिराग जी अभी चाचा है हमारे पास, बोले जिंदा कर दें। तो चिराग पासवान ये बात समझ चुके हैं कि अब चाचा वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं, अब इनको जिंदा कर पाना इस भूत को संभव नहीं है। और भाजपा भी इंटर्न ये रियलाइज कर गई कि अब चिराग पासवान को हम अब दबा नहीं पाएंगे चाचा को दिखा के। बिल्कुल। तो अब नया पे सुने हैं आप कि मुकेश सहनी या मांझी या किसी और को दिखाकर डराने की कोशिश करती है भाजपा, लेकिन भाजपा ये समझ चुके कि चिराग पासवान बहुत ईमानदारी से हैं, एनडीए में छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना? तो कह दिया चिराग पासवान ने कि राजद के साथ कभी जीवन में नहीं जाएंगे। और अनलाइकली पशुपति पारस के चिराग पासवान जो बोल देते हैं उस पर स्टैंड रखते हैं। जब उनके साथ सबसे बुरा दौर गुजरा और हम पत्रकारों ने कहा कि भाजपा करवा रही है, तब भी भाजपा के साथ खड़े रहे। लोग कह रहे थे कैसा आदमी हो यार, भाजपा इतना कुछ कर रही, कैसे हनुमान हो? बिल्कुल। प्रदेश प्रवक्ता अध्यक्ष तक मैंने ऑफ कैमरा लगे थोड़ा सा इमोशनल के भाजपा के प्रति सोचे भाजपा हम लोग सब न्याय क्यों नहीं कर रही है, हमारे साथ क्यों नहीं रही, लेकिन चिराग ने कभी नहीं बोला। समय का ऑन कैमरा चिराग ने कभी नहीं कहा समय का इंतजार कीजिए, आज समय ने सब कुछ ठीक कर दिया। आपसे पार्टी छीनी, आपके सारे सांसद चिराग पासवान के आगे पीछे करने लगे, आपसे पहले बिना पूछे। अब आपकी इज्जत क्या रह गई जब आपके सामने ही वीणा देवी, महबूब अली कैसर और बाकी सांसद घूमने लगे, आपका टिकट कट गया, क्या इज्जत रहेगी आपकी? बिल्कुल, क्या राजनीतिक इज्जत रहेगी मुझे बताइए विकास जी, क्या हैसियत रह गई? पशुपति पारस से पहले तो वो सांसद समझ गया, चिराग से आके माफी मांग लिए, माफी मांग लिए, स्थिति ऐसी थी तक पकड़े। मैंने
जिसने पैर पकड़ा उसको भी टिकट नहीं मिला, जिसने कहा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिल्कुल, उनको भी टिकट नहीं मिला। बिल्कुल, वीणा देवी को मिल गया, और वीणा देवी को देकर चिराग पासवान ने भी नाजिर प्रस्तुत कर दी कि किसी को दे देंगे, तुमको नहीं देंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, यही पशुपति पारस जी और यही लोग ये 20 बार चिराग पासवान को उस स्थिति में फोन कर रहे थे जब चिराग के पास 5 सीटें चली गई, ये फोन कर करके परेशान कर रहे थे कि एक बार फिर से सोच लो, खून का रिश्ता है। खून को तो गंदा कर दिया आपने, अब आपका तो खून था ही नहीं। हाँ, आपका खून तो भी नहीं है, अब कैसे खून हो जाएगा? बिल्कुल। तो ये मौका परस्त लोग हैं, सच्चाई यही है। मैं प्रवक्ता की तरफ साउंड जरूर कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। सच बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। आपने अपने सामने से गलती की है, और अब गलतियों के मैंने पुतला बनते बनते ढह गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब रही बात फिर से उस स्थिति को वापस लाने की, देखिए पार्टी और मंत्रालय भी वही छीना, और मंत्रालय भी छीन कर वहीं गए, मकान भी छीना गया, और उल्टी सारी गंगा उल्टी वही। और चिराग पासवान वहां पहुंच गए जहां पशुपति पारस कभी थे भी नहीं, उससे भी आगे निकल गए। तो वैसी स्थिति में ये लाजमी है, पशुपति पारस को दोनों गठबंधनों में भाव नहीं मिल रहा है जी। ऐसे ऐसे टुटपुंजिया नेता जिनके सामने कभी पशुपति पारस ने जिनको बैठने नहीं दिया अपने सामने, बिल्कुल वो वकील बनते हैं आज वो उनके ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और उनको राजनीति का ज्ञान दे रहे हैं। अरे फेसबुक पे लिखते हैं कि पशुपति पारस भाई के साथ आज मुलाकात हुई, जो उन्हें उनके घर में झाड़ू पोछा लायक भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे लोग आज राजनीति में उनके आसपास घूम रहे। तो ये दिस इज द लोएस्ट ऑफ लो फॉर आरएलजेपी। बिल्कुल, रामविलास पासवान जी जीवित होते तो इस लोजपा को अपना नहीं मानते, ये तय कहते लोजपा निकाल ले, कुछ और नाम कर दे इसका मतलब, लोजपा कम से कम मतलब बिल्कुल एक आगे आर लगा दिए, एक पीछे आर लगा दिए। लेकिन हम यहाँ बैठे जिस विषय में बात करने के लिए, वहां तक मैं पहुंचता भूमिका बांध के पहुंच गया हूँ। सच्चाई यही है कि ये जो मामला सामने आया है एकाएक, ये थोड़ा हल्का लगता है, इवन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ पशुपति पारस थोड़ा ज्यादा ही हल्का लगता है। आखिर पशुपति पारस की जो पत्नी है शोभा जी, हाँ, और जो एक और प्रिंस पासवान जी की माता जी हैं, ये दोनों जाकर राजकुमारी देवी जो कि चिराग पासवान की बड़ी माँ है, उनके घर में ताला क्यों मारेंगे, जबकि वो अकेले घर में रहते हैं। और मैं वही पूछ रहा हूँ भाई कि ताला क्यों मारेंगी, उनको घर से बाहर क्यों निकालेंगी, और उसमें भी सरकारी पुलिस और महकमे का इस्तेमाल करके उनको घर से बाहर क्यों निकालेंगी? उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई, क्या तस्वीरें सार्वजनिक हुई, कितनी जगहंसाई हुई पशुपति पारस जी की, चिराग पासवान की भी जगहंसाई हुई, केंद्रीय मंत्री हैं और बड़ी माँ उनकी इस तरह से लाचार स्थिति में है। तो सच बात है कि देखिए वक्फ बोर्ड का ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे के चलते चिराग पासवान व्हिप जारी कर रहे हैं खुद अपने सांसदों को कि आपको रहना है, खुद चिराग पासवान यहाँ आ जाते तो ये तो बहुत हल्का हो जाता। चिराग पासवान ने अपनी पूरी टीम को वहां पर भेज, हाँ ये अच्छा एक टीम भेजे, लेकिन देखिए दुनिया तो ये खोजेगी ना, हम तो मीडिया मसाला खोजते हैं, हम तो ये चिराग पासवान कहाँ है, कहाँ है बेटा बड़ी माँ के, हम तो ये नहीं पूछेंगे। वो माँ जो बिस्तर पर कह रही कि हम बउआ जो बोली से हम कर। अब सुन लो कहानी जी विकास, असली स्ट्रेटेजी पे आते हैं ना। ये तो हमारा वर्जन हुआ जो दुनिया देखेगी, असली वर्जन ये है कि सबको पता था कि वक्फ बोर्ड का मुद्दा आने वाला है। चिराग पासवान चाह कर भी छाती पे सांप लौटवा ले, गर्दन कटवा ले, लेकिन बिहार नहीं आ सकते हैं। 48 घंटे तक चिराग पासवान पैक्ड है। उस 3 बजे रात तक चिराग पासवान वहीं थे, उनके सांसद वहीं थे, पूरे देश के सांसद वहीं थे। जो सांसद नहीं गए भाजपा के, दोनों को नोटिस जारी हुआ और चिराग पासवान अपने सांसदों को नोटिस जारी करते कि अपने आप को नोटिस जारी करते। बिल्कुल, कितना हल्का हो जाते हैं। खैर बहुत बड़ा मुद्दा था देश का, चिराग पासवान ने पर्सनल ड्यूटी छोड़कर देश की ड्यूटी की, ये अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्र के जो फर्ज है वो नहीं निभा पाए चिराग पासवान। ये साबित करना चाहते थे पशुपति पारस और उनके तथाकथित लोग धर्मपत्नी या पॉडकास्ट वाले लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हो सच्चाई यही है कि मतलब बिहार की जनता और देश की जनता में ये संदेश देना चाहते थे कि चिराग पासवान जो बड़ी माता जी का केवल उपयोग करते हैं, बड़ी माँ करते हैं, उनका इस तरीके से उपयोग होता है। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि चिराग पासवान की माता जी ने बहुत स्पष्टता से कह दिया कि उनके लिए चिराग पासवान प्रिय है, उनके लिए
रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान ही उनके रिप्रेजेंटेटिव है। और उन्होंने जब तस्वीरें सार्वजनिक, जब कहानी ये सार्वजनिक हुई कि दोनों जो उनकी जो देवरानी है, दोनों देवरानी जो उनकी हैं, जब वहां पहुंचती हैं और ताला मारती हैं तो उस स्थिति में उस महिला जो अकेले रहती है उसकी स्थिति क्या होगी। मैंने कई लोगों को सुना कि चिराग पासवान अपनी माता जी को वहां लेके क्यों नहीं आते हैं। मैंने एक बार सवाल उनसे पूछा भी था ये, तो उन्होंने ऑफ कैमरा, उन्हें पूरा कैमरा पे जवाब नहीं देंगे, ऑफ कैमरा उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं वहां जाऊंगी तो मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी, शहर बहुत हमको पसंद नहीं है, काटने को दौड़ता है। वो इस बयान में बोले, मीडिया ने उनसे पूछा तबियत खराब होने के बाद भी कि आप चिराग बउआ कर रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे पटना। तो उन्होंने कहा कि मेरे को वहाँ का हवा पसंद नहीं है, मुझे गाँव में रहती हूँ, मुझे गाँव अच्छा लगता है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि बउआ जो पैसा भेजलन रहा इलाज लागी, उहे पैसा हम डॉक्टर के दे ली है। यानी कि चिराग पासवान पैसा भेजवाए, भले वो दिल्ली में थे लेकिन उन्होंने पैसा भेजवाया इलाज के लिए। ये सारा जो खेल हुआ ना, मैं फिर कह रहा हूँ, दिस लुक्स वेरी बिलो स्टैंडर्ड इवन फ्रॉम पशुपति पारस स्टैंडर्ड। ये क्यों इतना हल्का लग रहा है, उतनी हल्की राजनीति क्यों करेंगे पशुपति पारस। इसके पीछे पेंच है। जिसने भी राय दिया उसने राय तो बहुत सटीक दिया जी, लेकिन हम लोग राय का रायता बनाने के लिए है ना। हाँ, हमारा काम तो ये ना है, बिल्कुल, इधर भी रायता बनाएंगे उधर बनाएंगे, दोनों का रायता खा लेंगे जी। सच्चाई यही है कि एक तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान का टाइमिंग देखकर एक खेल किया गया हुए हैं ताकि इसको नेगेटिवली यूज कर सके कि चिराग पासवान की मां के साथ ऐसा हो गया, बड़ी मां के साथ, जिस बड़ी मां को गले लगाते हैं क्यों राजनीति दिखाने के लिए ना, उनके लिए बचाव के लिए आए नहीं। तो उसका एग्जाम्पल ये है कि चिराग पासवान आ रहे हैं, वो आप ही ने मुझे बताया कि चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं और वहीं जाएंगे जी, ये मैटर सॉल्व करेंगे जी। दूसरी बात, ये सारी लड़ाई दरअसल पुश्तैनी जमीन या उस मकान के एक रूम की नहीं है। इतने गरीब चिराग पासवान नहीं है और इतने गरीब पशुपति पारस नहीं है बिल्कुल कि गांव देहात के अराड़ी गराड़ी की लड़ाई करते चले, हमारे गए तू कर ले कटला, हम क्या कट रही। ये चाचा भतीजा की लड़ाई इस एक रूम के कमरे की नहीं है, ये पूरे अलौली की है। अब आरएलजेपी जो है जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये एक विधानसभा तक ही सीमित हो गई है। वहीं पे उसका कार्यालय खोल दिया गया है। पूरा जितना प्रवक्ता कुनबा है या गुर्गा वर्ग सब वहीं रहते हैं, अलौली में। क्यों रहते हैं? प्रिंस पासवान को वहां से, प्रिंस पासवान यश पासवान को वहां से लॉन्च करना है। यश पासवान कौन है? पशुपति पारस के मुस्कान उनके पुत्र हैं, वही उन्हीं को कहा जाता है यश पासवान। यश पासवान क्या बोला? यश राज पासवान। ऐसा नाम भी पूरे परिवार में है। सभी लोग मतलब राजा महाराजा जैसा ही नाम है सब। बिल्कुल, चिराग पासवान से शुरू कीजिए प्रिंस तक चले जाए, सब लोग वही हैं। तो कहने का मतलब इनको वहां से पॉलिटिकल लॉन्चिंग की गई। 2-4 साल लेट हो गए पशुपति पारस जी, लेकिन वही पशुपति पारस जी प्रिंस राज का करियर खत्म कर दिया। अब खत्म करेंगे नहीं अपने बेटे के लिए। वो तो कहे ना कि बाकी लोग उनका खून नहीं है। जब चिराग पासवान का खून नहीं तो प्रिंस पासवान का खून कैसे हो सकते हैं जी? उनका अपना खून तो मुस्कान पासवान है ना। लॉजिक समझिएगा, वो अपने बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि एक तो गलत समय पर सिर मुड़ाए ओले पड़े, एक तो जब सबसे निचले स्तर पर थे राजनीति में तब बेटा को लॉन्च करने चले, जब बनाना था तो बनाए नहीं, जब था समय, जब केंद्रीय मंत्री थे, जब तब संघर्ष करते, तब जाकर अलौली में अगर घूमते तो लोग कहते नहीं, केंद्रीय मंत्री होते हुए हमारे पास आए हैं, ये बड़ी बात है। सांसद होते हुए प्रिंस जी हमारे पास समस्तीपुर में आए हैं। कैसा अच्छा लगा कि पट से छोटी सी बच्ची से पलट दिया गया और उससे आपसे ज्यादा जीत के आई और आप जीत ही नहीं पा रहे थे। इस शर्मिंदगी को जीवन में ढोइएगा ना। वो भी ऐसा मतलब लड़की संभवी कि जिसको नाम तक कोई नहीं सुना। हाँ, और एक देखिए रिकॉर्ड मत से जीती, रिकॉर्ड मत से। आपके ही मुंह पे तमाचा है ये राजद के मुंह पे तमाचा थोड़ी है, ये आपको तमाचा है कि आपका सर्वे हारने का आ रहा था और वो लड़की जीतती है रिकॉर्ड मार्जिन से उसी जगह से। देश की सबसे कम उम्र की महिला सांसद। हाँ, अब रही अलौली की बात जी, तो अलौली में अपने पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए उनके पास 2 ही ऑप्शन है मुस्कान को लॉन्च करने के लिए। एक, मोदी जी से किसी तरह से ये गिड़गिड़ा के एक सीट ले। दूसरा, चूंकि मोदी जी के खिलाफ तो इतना बोल दिए नीतीश जी के खिलाफ, तो नीतीशों के रडार पर, मोदियों के रडार पर, तो जल्दी तो मिलना है नहीं पता है। लालू जी अपना बेटा को वही कहेंगे, एक ही बूंद अमृत एक ही घड़ा, अपने परिवार को पिलाएंगे कि आपको पिलाएंगे? आपके बेटे के पॉलिटिकल लॉन्चिंग में उनको क्या इंटरेस्ट? बिल्कुल, वैसे कितने महबूबों को फिदा कर चुके हैं वहां से वो। अब रही बात आपकी, तो मुस्कान पासवान को वहां से चुनाव लड़ाने के लिए
जानबूझकर ये सब कुछ आरजेडी के साथ मिलजुल कर प्लान बनाया गया है। सच्चाई यही है, इसमें और कोई स्टोरी नहीं है। चिराग पासवान को डाउन करो, तेजस्वी यादव को ऊपर करो, मुस्कान को टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से जीतने की संभावना शायद बन जाए और इतनी बुरी स्थिति कर दो कि यहाँ चिराग पासवान को माने पैर रखने का भी जगह न मिले। मतलब उनका सरकारी जो उनका पारिवारिक जो घर है पैतृक, वो भी छीन लो, जमीन भी छीन लो, सब कुछ छीन लो और इस लड़ाई में फंसा दो कि ये सीट हॉट सीट हो जाए और मुस्कान को इसका पॉलिटिकल फायदा मिल सके। लेकिन सारी कंट्रोवर्सी फिल्म हिट कराने के लिए की जाती है ना, उसी तरह से मुस्कान को वहां से लड़ाने के लिए, हिट कराने के लिए ये सब कुछ किया गया है। क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि जो खबर हमने पहले आपको बताई है दर्शकों, चिराग पासवान ये सीट एनडीए में खुद ले रहे हैं जी। जैसे हाजीपुर नहीं छोड़ा, वैसे ही शाहबन्नी इसी में आता है, अलौली में शाहबन्नी सीट, अलौली सीट नहीं छोड़ेंगे वो। यहां से उनके ही परिवार के एक व्यक्ति का नाम खूब चल रहा है, सीमांत मृणाल, जो कि पहुंचे भी थे उनके कहने पर, जिस टीम का जो टीम गई थी उसको लीड भी कर रहे थे। उनकी बड़ी बहन के चिराग पासवान के वो पुत्र हैं, सागर मृणाल और सीमांत मृणाल, दो बच्चे हैं। सीमांत मृणाल मुझे लगता है कि वहां पहुंचे थे और बड़ी मां के साथ, और इन्हीं के चुनाव लड़ने की संभावना, होली के दिन का वीडियो एक बार हुआ था बहुत डांस करते हुए, तो इन्हीं को वहां से चुनाव लड़ने की जो खबरें हम तक आई हैं, मैं दावा नहीं कर रहा, इनके चुनाव लड़ने की संभावना वहां से है। इसीलिए ये सारा मुद्दा उनको भी समझ में आ गया कि उधर से सीमांत होंगे, इधर से मुस्कान होंगे, तो ये तो पूरा पेच तगड़ा फंसेगा ना, परिवार बस परिवार जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आरजेडी को ये समझ में आएगा कि अच्छा ये तो पेज बढ़िया है, अगर उधर सीमांत भेज रहे हैं और चिराग पासवान किसी अपने परिवार का मधुसूदन को लड़ा रहे हैं, तो हम पेज फंसाने के लिए उन्हीं के भाई को खड़े कर यही कहीं ना कहीं कोशिश थी। पिछली बार भी तेजस्वी यादव ट्रिक मिस कर गए, जो उन्होंने हाजीपुर में फंसाया पेज, अगर वही पेज वो फंसाते पशुपति पारस को लड़ा के अपनी टिकट पे, गेम बन जाता। सरदार के मतलब उन्हीं के सिंबल पे उलटते चिराग के खिलाफ, कुछ तो असर होता जी। लेकिन डर था कि यहाँ अगर पशुपति पास हार गए होते तो आगे की सारी संभावना ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन ये तो सर हो गया ना कि मैंने रायता फैलाया, या कहिए कि मैंने गड्ढा खोदा किसी और को गिराने के लिए, और उस गड्ढे में खुद गिर गए। सारी दुनिया में हर जगह सही हो रही है। खुद जब महिलाएं वहां की बोल रही हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है, आसपास के पड़ोसी बोल रहे हैं कि यही लोग तो भगाया है, चिराग पासवान का क्या गलती है बेचारे का, वो तो आएबे करेगा, आज नहीं तो कल आएबे करेगा। लेकिन सच्चाई है कि ये तो भद पिटवा लिया इन्होंने राजनीति। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सिर मुड़ाए ओले पड़े, इससे बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। एक तो गलत समय में अपने बेटे को लॉन्च किए, लॉन्च करने का जो टेक्निक गया वहां भी तेल खत्म हो गया, अब तो हवा में रह जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल 55 है जी। देखिए जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर खबरों को हम आपको विस्तार से बता रहे थे। पशुपति पारस ने जो जाल बिछाई, उस जाल में अब खुद फंस गए, और जिसे फंसाना चाहते थे वो तो उड़ चले, और पशुपति पारस अब उस जाल में फंसकर छटपटा रहे हैं, अपने बेटे की लॉन्चिंग और उनके करियर की सोच रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक अंधेरा ही है। लेकिन जो खबरें चल रही थी उस खबर को विस्तार से हमने आपको बताया और बताकर सब कुछ साफ कर दिया कि इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। कल फिर हम हाजिर होंगे जांच पड़ताल में, तो आप बने रहिएगा, साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681